नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो राजनाथ सिंह साहब ने ललकार लगा दी शंघाई से, बिल्कुल उन्होंने चीन को ठीक कर दिया और चीन को आईना दिखा दिया। राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि हम ये जो एससीओ का जो सामूहिक दस्तावेज है जो उस पर हम दस्तखत नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है। राजनाथ सिंह साहब अभी जो चीन में आयोजित डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, कॉरपोरेशन के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी एक बैठक थी, उसमें गए थे। 2 दिन तक बैठक चली, सब लोगों ने अपनी बात कही। लेकिन जब बैठक का फाइनल रेजोल्यूशन ड्राफ्ट हुआ तो उसमें पाकिस्तान का जो मतलब बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन पाकिस्तान का जो जफर एक्सप्रेस थी जिसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिसकी जिम्मेदारी ली थी, अगर आपको याद हो मार्च में अभी ये हादसा हुआ था, उसके बारे में तो उसको कंडम करते हुए और इस तरह का नहीं होना चाहिए रेजोल्यूशन में था, लेकिन पहलगाम के बारे में कोई बात नहीं थी। राजनाथ सिंह ने वहाँ दहाड़ लगाई और दहाड़ लगा के उन्होंने कहा कि मैं इस पर दस्तखत नहीं करूँगा। और ये पूरे विश्व में पता लग गया कि भारत ने एससीओ में इस पर दस्तखत नहीं किए, ऐसा बताया जा रहा है। फिर वो विदेश मंत्रालय के जो भी जायसवाल जी हैं, जायसवाल जी ने बताया कि इन कारणों से हमने नहीं किया और कोई कॉमन रेजोल्यूशन वहाँ से पास नहीं हुआ। जनरली एक डिक्लेरेशन पास होते हैं ऐसे सारे रेजोल्यूशन के बाद। मैं इस पे आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें ज़रा आप ये लार्जर चीज़ें हैं इसको भी समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। भारत का एक पुरानी कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। भारत जब तक बंद मुट्ठी था, विश्वगुरु और मालूम 140 बिलियन बुद्ध और महावीर की धरती, 10,000 साल पुरानी सभ्यता, ये सब जब हम लोग करते थे तो मुट्ठी बंद थी, मुट्ठी लाख की थी। अब जब खुल गई तो इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हर बात में, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, समझ में आए चाहे ना आए, करके उसको पास ऑन कर दो। ये भारत की मुट्ठी खुल चुकी है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि देखिए जो चीन में हुआ है वो एक घटनाक्रम है जिसको हमें और आपको समझना होगा और भारतवासी होने के नाते समझना होगा। ट्रंप, सब लोग कह रहे हैं ट्रंप साहब अजीबोगरीब काम कर रहे हैं और देखिए डुबो दिए और बिल्कुल वो हैं और क्या करते हैं ट्रंप। मुझे एक काम ऐसा बताइए जिससे यूएसए में नुकसान हुआ, यूएसए का जिससे व्यापारिक घाटा हुआ। ट्रंप वो सारे काम कर रहे हैं। ट्रंप व्यापार के रूप में ट्रंप ने बिल्कुल ये देख लिया है कि बिना चीन को साथ लिए अब इस दुनिया में, जिसको कह रहे हैं ना, दादागिरी संभव नहीं है। तो जब कोई एक बड़ा दादा आ जाता है, मतलब एक कोई माफ़ कीजिएगा, कोई एक उभरता हुआ दादा आता है तो बड़ा दादा उसको कुछ एरिया देता है कि ये तुम्हारी एरिया, तुम इधर हम नहीं इंटरफेयर करेंगे, इधर नहीं। ये पूरे विश्व को 2 महाशक्तियां आपस में पावर बैलेंस करके आपस में बांट रही हैं कि तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, हम ऐसे करेंगे ऐसे। अमेरिका जो बार बार था कि चीन के ऊपर हम इतना टैरिफ लगा देंगे और 400% लगा देंगे और 200% लगा देंगे, कहीं लगा? याद करिए ट्रंप ने जब वो अपना शपथ ग्रहण की बात थी तो उन्होंने किसको बुलाया था? उन्होंने किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया था? याद आया? हमारे यहाँ क्यों नहीं बुलाया था या किसी और के यहाँ क्यों नहीं बुलाया था? क्योंकि उनको पता था कि चीन में ही वो ताकत है, चीन को साथ रखना है। अगर दुनिया पे इस समय आपको हुकूमत अपनी चलानी है, निरंकुश शासन चलाना है दुनिया पे, तो उसके लिए बिना चीन और आपका गठजोड़ के संभव नहीं है। उन्होंने उसको भांप लिया और वो सारी चीज़ें उसी हिसाब से कर रहे हैं। अब तो ईरान भी बहुत अच्छा हो गया। ट्रंप जी के देखिए, ईरान तो इतना अच्छा देश है, उससे बहुत बढ़िया है, पुरानी सभ्यता है, उसके साथ करेंगे। उन्होंने चीन से भी कहा कि भाई ये सैंक्शन उठ रहे हैं, अब चीन भी वहाँ से तेल ले, सब लोग ले, उनसे भी ले, सब। वो व्यापारी आदमी है। मैं कुछ चीज़ें इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अमेरिका हो या कोई भी देश हो, हर देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है बहुत सी पॉलिसीज उसके हिसाब से चलती है। देखिए भाई ट्रंप आ गए हैं, ट्रंप जो है व्यापारी आदमी है, ट्रंप का ये है, ट्रंप अपना टैरिफ वॉर करें, ये होता है। चीन के शी जिनपिंग साहब
ये पॉलिसी के शी जिनपिंग साहब हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, सबको पता है। पुतिन की पॉलिसी रशिया के सबको पता है कि भाई कैसे करें। पॉलिसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से चल रही है। जरा आपने कभी सोचा कि मोदी जी की कौन सी पॉलिसी है? क्योंकि मोदी जी दुनिया में किस लिए जाने जाएंगे? क्या वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए जाने जाना चाहते हैं? कौन सी पॉलिसी, मतलब कौन सी ऐसा ट्रेड है कि देखिए ये जो मोदी जी आए, मोदी जी ने हिंदुस्तान में इस तरह से उसको आगे बढ़ाया। कोई पॉलिसी आपको समझ में आती है? मोदी जी डिमोनेटाइजेशन के लिए ये देश में हरदम याद रखे जाएंगे, लेकिन क्या वो अपने को उससे एसोसिएट करना चाहेंगे? पूरे विश्व में मोदी जी याद किए जाएंगे अपनी दोस्ती अडानी के साथ के लिए, लेकिन क्या मोदी जी चाहेंगे कि पूरा विश्व उनको इस उससे याद करे? तो मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक डायरेक्शन है। एक यहां पे अगर आपको किसी को ये समझ में आता हो कि मोदी जी का डायरेक्शन क्या है एज एन इस देश के नेतृत्व होने के बाद, तो वो जरा शेयर भी करिएगा, बताइएगा भी, तो उस पर भी थोड़ा रिसर्च करके हम लोग एक और प्रोग्राम करेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात वो जो नेतृत्व करता है, और खास करके डेमोक्रेसी में, वो उस पूरे राष्ट्र के अभिव्यक्ति की बात होती है। कैसे राष्ट्र सोच रहा है, कैसे वो कर रहा है। इसीलिए भाई मेजॉरिटी का रूल है, मेजॉरिटी के नेता हैं। यहाँ पे क्या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? हमने कौन सी, मतलब हमारी कौन सी हम छोटे, मतलब इंटरनेशनल छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल भाई वो शिक्षा और हॉस्पिटल, लाख उसमें कही, उसमें घपला हुआ, उसमें चोरी हुई, उसमें ये हुआ, शिक्षा हो। हम तो यहां तक कहेंगे उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ भाई बुलडोजर आइडेंटिफाइड है ना कि नहीं, अगर कहीं कुछ होगा ऐसा तो बुलडोजर चला देंगे। आप ऐसा कौन सा काम किए हैं जिससे विश्व पटल पे आपको याद रखा जाए, और खास करके विदेश नीति के हिसाब से, कि आपने ये कर दिया कि भाई ये हमारे साथ बिल्कुल आएगा, हम इसके साथ तो खड़े हैं। अमेरिका आज बिल्कुल विदेश नीति में बिल्कुल स्पष्ट है। इजराइल के साथ हम खड़े हैं तो खड़े हैं। इजराइल जो बिल्कुल ही खत्म होके, मतलब दफन होने वाले थे, जब उस समय अमेरिका उनकी मदद के लिए आया कि भैया इनको खत्म करके दफन मत करो, छोड़ दो। इजराइल के साथ खड़े हैं। मतलब कोई भी देश हो, मेरा सिर्फ कहना है कोई भी देश हो। मैं एक छोटा सा टेबल अब आपको दिखा रहा हूं, और टेबल जानबूझ के मैं दिखा रहा हूं क्योंकि आप उस समझिए कि हम क्या कर रहे हैं विदेश नीति में, या भारत जो अकेला पड़ रहा है उसके रिपरकशंस क्या होने जा रहे हैं। मैंने ये विश्व के 7-8 जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जहाँ पे सारे विश्व के नेता मिलते हैं, पॉलिसी की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं, बहुत सी चीज़ें बात करते हैं, क्योंकि अब किसी भी देश की गरीबी, बेरोजगारी, रक्षा, उद्योग, वित्त, विदेश नीति, ये सब एक दूसरे से ओवरलैपिंग है। तो मैंने यहाँ, जब आप यूएनओ की बात करें, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, उसमें 193 मेंबर्स हैं +2। अब उसमें ये जो मैंने पहले यूएनओ दिखाया, फिर आपको मेंबर्स कितने हैं ये बताया, और एक फिगर मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा, ये फिगर हो सकता है कहीं 2023 की हो, कहीं 2024, तो कहीं 2025 की। फिगर्स जो लेटेस्ट मिल रही थी वही। इस यूएनओ में जो 192 देश हैं, 193 देश हैं, उसमें पर कैपिटा इनकम के हिसाब से नंबर 1 कंट्री कौन सी है? उसका नाम है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की पर कैपिटा इनकम $1,25,845 है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पर कैपिटा। अब इस यूएनओ में जहां पे 193 लोग हैं, भारत की पोजीशन कौन सी है? भारत की पोजीशन 143वीं है। वी आर 143 आउट ऑफ 193, और हमारी जो टोटल पर कैपिटा इनकम है $2937, $2,937 पर कैपिटा इनकम हमारी है। हम पर कैपिटा में मानना है कि उसमें अडानी जी से लेके सब लेवरेजिंग, लेकिन हमारी ये पर कैपिटा इनकम है। अब आ जाइए नेटो। नेटो देश है जो ताल ठोक के बाकी लोगों के ऊपर अपना अधिकार, यूरोपियन और उनकी दादागिरी चलाना चाहता है। लग्जमबर्ग भी इसका हिस्सा है, वही 1 लाख
25,845, भारत इसका हिस्सा नहीं, इसलिए भारत की पोजीशन नहीं पता है। अब आ जाइए G20। G20 में 19 + 2, 19 सदस्य देश प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। इसमें यूएसए नंबर 1 पे है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये देश, आप किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं? मेरे और आपके घर के, मतलब क्या हमारी और आपकी दोस्ती मुकेश अंबानी से हो सकती है? दोस्ती की बात कर रहा हूं, जान पहचान अलग चीज है। ये बेमेल दोस्ती, ये बेमेल ऑर्गेनाइजेशंस है। यूएसए G20 में यूएसए नंबर 1, जो सबसे समृद्ध, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, 89,105, $89,105 पर व्यक्ति है। कुल 19 + 2 21 हैं, और उसमें भारत 19वीं पायदान पे है, सबसे नीचे है। इसके पीछे अफ्रीकन यूनियन है, सबसे नीचे भारत बैठा हुआ है। हम इस फोरम के सदस्य हैं। अब आ जाइए ब्रिक्स। ब्रिक्स में भारत है, मतलब भारत में ब्रिक्स बहुत अहम है, 10 देश हैं, और उस 10 देश में नंबर 1 वाला देश जो है, सबसे ज़्यादा पैसा जिसके पास है उन 10 देशों में पर कैपिटा इनकम, वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पर व्यक्ति आय $52,977 पर व्यक्ति है। और हमारे यहाँ, मैंने जैसे पहले ही बताया था, 2937, हमसे 20 गुने से भी ज़्यादा, और हमारी उन 10 में पोजीशन 90 नंबर पे है। अब आ जाइए G7। अभी गए थे, मोदी जी भी गए थे वहाँ, जहाँ पे ट्रंप इनसे मिले नहीं, चले गए। मोदी जी ने बताया कि उन्होंने खाने पे बुलाया था, लेकिन मुझे तो उड़ीसा आना था, जय जगन्नाथ के पास जाना था, इसलिए मैं नहीं गया। ये सब मोदी जी ने बताया। उस G7 में 7+1 है, 7 सदस्य प्लस यूरोपियन यूनियन। उसमें यूएसए फिर नंबर 1 पे, $89,105, भारत मेंबर नहीं है। अब आ जाइए, मैं 2 करके फिर मैं एक रेफरेंस से कह रहा हूँ, शंघाई कॉर्पोरेशन, जहाँ पे अभी 10 है ना, तो 10 मेंबर हैं, फिर 2 ऑब्जर्वर्स हैं, फिर डायलॉग मेंबर हैं 12, कुछ इस तरह से हैं। उसमें सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे है, $29,974 पर व्यक्ति आय उसकी है। भारत उन 10 देशों में 8वें नंबर पे है। हम नीचे से अपनी कंपटीशन करते हैं। और एक, अब 2 मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। नॉन अलाइन मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, आप लोगों, कुछ लोगों को याद होगा। उसमें आज की तारीख में 121 देश हैं। सिंगापुर उसमें नंबर 1 पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सिंगापुर है, 84,734, $84,734 पर व्यक्ति आए हैं। और इन 8 देशों में भारत 2,900 कुछ डॉलर के साथ चौथे स्थान पे है। भारत नैम देशों में 121 देशों में 75वें स्थान पे है। भारत इज एट द 75th प्लेस। नैम में हमारी ये पोजीशन है। अब आखिरी बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, एक है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क। भारत इसका बहुत एक समय एक्टिव सदस्य था। उसमें कुल 8 देश हैं। नंबर 1 सबसे ज़्यादा इनकम वाला उसमें मालदीव्स है। ये गरीब देश हैं ये सब, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। $13,005 पे नंबर 1 का देश मालदीव्स है। और इन 8 देशों में 4 नंबर पे भारत है, $2,900 के साथ। ये मैंने आपको इसलिए समझाया और इसलिए दिखाया, आप जहाँ पीछे से टॉप कर रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाते हैं, आप अपनी बात कहते हैं, आपकी बात मानी नहीं जाती है, आप फिर वापस चले आते हैं। आप अपने सार्क और नैम को क्यों नहीं रिवाइव कर रहे हैं? आप क्यों नहीं ताकत ले रहे हैं उस सार्क और नैम से, जो आपकी ताकत है, जहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी? उस पर सीधे सीधे है कि आपकी विदेश नीति फेल है। आपने सारे पड़ोसियों से इतने झगड़े कर रखे हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो, मतलब हर एक से झगड़ा कर रखा है। आप झगड़ा कर रखा है, या अडानी जी को ने वहां कुछ बेच रखा है तो वहां की पब्लिक उनसे गुस्सा है। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसको छोड़ के यहां जा रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दिक्कत यह है कि जब आप
का SCO में आपकी बात नहीं सुनी जाती है, जब राजनाथ सिंह जी कहते हैं और उनका नहीं, तो 140 करोड़ देश के कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा में कमी आती है कि हमारा कंपैरिजन अब बार बार पाकिस्तान से हो रहा है। पाकिस्तान ने देखिए बलूचिस्तान को लिया है, हमारा रेजोल्यूशन में नहीं हुआ। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जैसे मैं मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। भारत को बिना देर किए अपनी विदेश नीति में, और ये एस जयशंकर साहब के बस का नहीं है, वी नीड अ पॉलिटिकल लीडर, वी नीड समवन विथ जो स्टेट्समैनशिप हो जिसके पास, और वो कम से कम भारत की जो विदेश नीति है उसको ठीक से ड्राइव करे। नहीं तो आप 20 देश हैं तो 19वें नंबर पे हैं, 192 देश हैं तो 150वें नंबर पे, कुछ इसी तरह आपकी स्थिति रहेगी। आप अपने में खुश होते रहेंगे, लेकिन आपकी बात छोटे फोरम पे भी लोग सुनना बंद कर दिए हैं। आगे भी और दिक्कत आने वाली है जब कोई आपकी बात ही नहीं सुनेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।